हम सभी को ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते हैं कि जिसमें इन्वेस्ट करके हमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल सके, यानी मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सके। पर ये जो मल्टी बैगर स्टॉक्स है उनको ढूंढने के लिए ऐसे कौन से पैरामीटर्स की जरूरत है, या ऐसे आपको कौन से रेशोज देखने हैं, या मैनेजमेंट की क्या क्वालिटीज देखनी है, या इसके अलावा बिजनेस कैसा होना चाहिए, ये सब के बारे में ये वीडियो में मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। मेरा जो सीक्रेट है इसके रिलेटेड ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। काफी ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी डिटेल में समझ जाएगा कि ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है जिससे आपको एक मल्टीबैगर मिल सके। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल में मैं काफी डिटेल में जो फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोज है या जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसके बारे में अपडेट करता हूँ। तो जब भी आपको कोई भी मल्टीबैगर फाइंड आउट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है कि बिजनेस की क्वालिटी क्या है। क्या ये जो बिजनेस आपको खरीदना है वो एक हाई क्वालिटी का बिजनेस है, या क्या वो एक लो क्वालिटी का बिजनेस है। जनरली मिस्टेक क्या होता है, हम लो क्वालिटी का बिजनेस बहुत चीप खरीदने जाते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बिजनेस है वो टर्न अराउंड हो जाता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो बिजनेस है वो टर्न अराउंड नहीं होता और वो एक वैल्यू ट्रैप बन जाता है। तो जैसे कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल बिजनेस एट अ फेयर प्राइस कंपेयर टू अ फेयर बिजनेस एट वंडरफुल प्राइस। तो ये आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यदि आप डिवाइड करोगे बिजनेसेस को उनके क्वालिटी वाइज और वैल्यूएशन वाइज तो जनरली आपको चार टाइप्स मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइप हो जाता है लो क्वालिटी का बिजनेस और लो वैल्यूएशंस। सेकेंड टाइप हो जाता है लो क्वालिटी का बिजनेस पर हाई वैल्यूएशंस। थर्ड टाइप में आप देखोगे हाई क्वालिटी का बिजनेस पर लो वैल्यूएशंस। और जो लास्ट टाइप है यानी हाई क्वालिटी का बिजनेस और हाई वैल्यूएशंस। तो इसमें से जो फर्स्ट टाइप है लो क्वालिटी का बिजनेस और लो वैल्यूएशंस, ये एक वैल्यू ट्रैप है, इसको आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए। वॉरेन बफेट जी का आप इनिशियल करियर देखोगे तो उन्होंने भी जनरली ऐसे जो लो क्वालिटी के बिजनेस जो बहुत ही चीप उनको मिल रहे थे वो उन्होंने पहले खरीदे थे, पर बाद में उन्होंने उनके इन्वेस्टमेंट के टोटल फिलॉसफी में काफी इंप्रूवमेंट किया। आप देखोगे तो उन्होंने चार्ली मंजर जी को फॉलो किया, या इसके अलावा जो फिलिप फिशर, ये काफी एक वेल नोन ग्रोथ इन्वेस्टर थे, उनको फॉलो किया। और बाद में उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक अच्छे क्वालिटी का बिजनेस एक फेयर प्राइस में यदि आप बाय करते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आप सिर्फ चीप स्टॉक बाय करते हो। और ये जो मिस्टेक्स है वो मैंने भी इनिशियली की थी। तो लर्निंग यही है कि आपको जो बिजनेस की क्वालिटी है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप प्राइस में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। यदि आपको ये जो बिजनेस है वो बहुत एक चीप वैल्यूएशन नहीं मिलता तो आप थोड़ा उसको ज्यादा वैल्यूएशन दे सकते हो। पर यदि आप बिजनेस के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने लगोगे तो जनरली आपके जो रिटर्न्स है वो काफी अफेक्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट जो सिनेरियो है वो आपको एक हाई क्वालिटी का बिजनेस एक फेयर वैल्यूड पे आपको उसको खरीदना है। पर ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो अच्छे क्वालिटी का बिजनेस होता है वो जनरली बहुत कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड नहीं करता। तो आपको इसके लिए वेट करना है जब तक वो जो बिजनेस के वैल्यूएशंस कम नहीं हो जाते। और बेस्ट जो टाइम था वो मार्च में था, जब भी आप देखोगे तो जो सारे स्टॉक्स है वो काफी करेक्ट हो गए थे। तो आपको यदि पता होगा कि कौन सा हाई क्वालिटी का स्टॉक है वो आप आपके पोर्टफोलियो में काफी चीप वैल्यूएशंस पे ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो हाई क्वालिटी का बिजनेस है इसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। यदि आप लो क्वालिटी का बिजनेस चीप वैल्यूएशंस पे खरीदोगे तो आपको ज्यादा यहां से कुछ मिलेगा नहीं। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ जो गेन्स है वो मिल सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट और उससे एक्चुअल में जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो आपको नहीं होगा इससे। तो आपको हाई क्वालिटी का बिजनेस बाय करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है। तो जनरली आप देखोगे तो इंडिया में जो मैनेजमेंट है उनका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। और जब भी आप मैनेजमेंट को देखोगे तो जनरली तीन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो आपको देखने हैं। फर्स्ट हो गया इंटेलिजेंस, सेकंड हो गया एनर्जी और थर्ड हो गया इंटीग्रिटी। और ये भी आप देखोगे तो वॉरेन बफेट जी ने कहा है। तो जनरली जो मैनेजमेंट है उनमें इंटीग्रिटी नहीं है, यानी सच्चाई नहीं है, यानी वो शेयर होल्डर्स को जो एक्चुअल चीजें वो नहीं बता रहे हैं। जैसे कि यस बैंक में हुआ था, या DHFL में हुआ था, या मनपसंद बेवरेजेस में हुआ था, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स है। तो ऐसी जो मैनेजमेंट है उसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है वो आपको काफी अच्छे जो नंबर्स है वो पहले पोस्ट करेगी, पर जब भी एग्जैक्टली जो फ्रॉड है या जो इशू है वो सामने आ जाता है और जब भी एग्जैक्टली आपको समझ जाता है कि ये जो सारे नंबर्स है वो सारे झूठे नंबर्स थे, तभी जो स्टॉक का प्राइस है वो काफी फॉल हो जाता है और आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो जब भी आप कोई भी मैनेजमेंट को स्टडी करोगे
तो इंटीग्रिटी का ये जो पैरामीटर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि उनके पास इंटीग्रिटी नहीं है पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है या बहुत ज्यादा एनर्जी है, तभी भी कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि ये ऐसी जो मैनेजमेंट है वो आपको एक बड़ा लॉस दे सकती है। जैसे कि आप यस बैंक के केस में देखोगे, जब भी उसको राणा कपूर जी मैनेज कर रहे थे तभी उसके जो एनपीएस थे, कंपेयर आप यदि करोगे एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में, 2017 तक यस बैंक के जो एनपीएस है, जो एक कॉर्पोरेट का लेंडिंग करता है, ज्यादा उनके रिटेल के कोई भी लेंडिंग नहीं थे, कंपेयर टू जो एचडीएफसी बैंक है, लगभग उनका 48% का जो लेंडिंग है वो रिटेल का है और बाकी का जो 50 या 52% का लेंडिंग है वो उनका कॉर्पोरेट साइड का है। पर ये केस में भी यस बैंक के जो एनपीएस थे वो काफी कम थे कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। 2013 ये ईयर में आप देखोगे तो उनके जो एनपीएस है यानी नेट एनपीएस वो 0.01% है। तो मैंने तो कभी 0.01% इतने कम एनपीएस कोई भी बैंक के नहीं देखे। तो आपको इससे ही फर्स्ट रेड फ्लैग मिल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो इश्यूज है जो अब तक जो पब्लिक डोमेन है उसमें आया नहीं है। और वो समय में आप उनके अलग अलग इन्वेस्टर्स भी देख सकते हो, जनरली सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, काफी वेल नोन इन्वेस्टर्स है, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गया। तो यहाँ पर ये जो बाकी लोग हैं, क्या वो ग्राउंड सर्वे नहीं करते, क्या वो ये डिटेल्स नहीं देखते कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये बड़े इन्वेस्टर्स इनफ रिसर्च नहीं करते। यस बैंक के रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो डाला था, जब ये जो स्टॉक है वो लगभग 150 के आसपास ट्रेड करता था, तो क्लियरली मैंने वहां पर बताया था कि ये जो स्टॉक है उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी इश्यूज है ये स्टॉक में। और बाद में आपको पता है कि ये जो स्टॉक है वो लगभग अभी फिलहाल में 12 रुपीज 13 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, आज ही उसका रिजल्ट भी आया था। तो यहाँ पर काफी जो क्लियर रेड फ्लैग्स है वो आपको देखने हैं और ऐसे जो स्टॉक्स है उनको आपको अवॉइड करना है, ताकि आपका जो पोटेंशियल लॉसेस होगा वो काफी कम हो जाएगा। तो मैनेजमेंट भी बिजनेस में काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि आप मनपसंद बेवरेजेस में देखोगे तो वहां पर भी फ्रॉड हुआ था। ये जो स्टॉक है वो 500 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था और बाद में ये जो स्टॉक है वो फिलहाल में 5 रुपीज के आसपास हो गया था, यानी कंप्लीट जो वेल्थ है वो डिस्ट्रक्ट हुआ था। तो यहाँ पर आपको ग्राउंड सर्वे करना चाहिए और ये केस में हमने किया भी था। हमने काफी जगह पे देखा था कि उनके जो प्रोडक्ट्स है, बेसिकली जो मैंगो ड्रिंक के प्रोडक्ट्स थे, वो एक्चुअल में अवेलेबल ही नहीं थे और एक्चुअल में जो मैनेजमेंट सेल्स दिखा रही थी उनके बुक्स में, यानी जो रिजल्ट पोस्ट कर रही थी, वो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट्स थे और बाद में ये जो स्टॉक है वो आप देखो तो काफी गिर गया। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको मैनेजमेंट को स्टडी करना है और मैनेजमेंट का क्या बैकग्राउंड है इसके बारे में आपको रिसर्च करना। जब भी आप कोई बिजनेस को स्टडी करेंगे तो जनरली 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक असेट लाइट बिजनेस होता है और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में आप देखोगे तो उनको बहुत बड़ा कैपेक्स करना पड़ता है, इसका मतलब बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसका एग्जांपल आप देखोगे तो जनरली जो मेटल स्टॉक्स होते हैं या कमोडिटी टाइप के स्टॉक्स होते हैं, तो ये स्टॉक्स में आप देखो तो बहुत ज्यादा उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। या इसके अलावा जो ऑटो के स्टॉक्स होते हैं उनको अलग अलग मॉडल्स के लिए डिजाइन करने होते हैं, प्लांट्स में काफी चेंजेस करने होते हैं, प्लांट में एक्स्ट्रा जो कैपेसिटी है वो उनको ऐड करनी होती है। तो ये बेसिकली हो गया कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस। और इसके कंपैरिजन में जो असेट लाइट बिजनेस होते हैं, जनरली आप देखोगे तो आईटी कंपनीज हो गया, या इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हो गया जैसे कि उबर हो गया, या इसके अलावा एयरबीएनबी, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप देखो तो काफी असेट लाइट बिजनेसेस है, जैसे कि आप देखोगे तो सीडीएसएल हो गया या आईएक्स हो गया, या इसके अलावा भी काफी बिजनेस है। थायरोकेयर का एक जो स्टॉक था मैंने ऐड किया था, ये भी असेट लाइट बिजनेस है बेसिकली। तो आप देखो तो ऐसे जो जनरली असेट लाइट बिजनेसेस होते हैं वो काफी सेफ होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको मैक्सिमम जो रिटर्न्स मिलेंगे वो असेट लाइट बिजनेस से ही मिलेंगे। इन्फोसिस के केस में आप देखोगे तो इन्फोसिस का जो आईपीओ है वो सिर्फ 50 करोड़ पे आया था और करंटली इन्फोसिस का जो टोटल मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो टोटल आप इन्फोसिस का स्टॉक्स के रिटर्न्स देखोगे तो 1992 से 2020 तक ये जो स्टॉक है वो लगभग 8000 टाइम्स से भी ज्यादा हुआ है। यानी आप देखोगे तो काफी ज्यादा एक मल्टी बैगर स्टॉक है। और इसका फर्स्ट रीजन ये है कि इसमें मैनेजमेंट काफी अच्छी थी, बिजनेस की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और ये एक असेट लाइट बिजनेस है। तो आपको पहले तो असेट लाइट बिजनेसेस फाइंड आउट करना है और बाद में जब भी आप बिजनेस के जो क्वालिटी है यानी क्या क्वालिटी का बिजनेस है वो फाइंड आउट करेंगे तो अलग अलग पैरामीटर्स उसमें आ जाते हैं। उनका टोटल मार्केट में मार्केट शेयर कितना है, इसके अलावा उनके मार्जिन्स क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, इसके अलावा उनका जो फ्रेंचाइजी है वो कितना स्ट्रांग है, क्या वो एक ब्रांडेड बिजनेस है, जैसे कि आप कोको कोला के केस में देखोगे या एप्पल के केस में आप देखोगे तो उनके पास प्राइसिंग पावर है। रिसेंटली आप देखो तो आईफोन 12 जो है वो लॉन्च हुआ था और वो कंटिन्यूसली उनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ाते रहते हैं और फिर भी उनके जो डिमांड है उसमें ज्यादा कोई अफेक्ट नहीं आता,
जितना ज्यादा कॉस्ट जो बढ़ाते हैं मुझे लगता है उतना जो लोग हैं वो ज्यादा उसको खरीदते हैं। तो बिजनेस में प्राइसिंग पावर होना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो उनके पास R&D का क्या कैपेबिलिटीज है, या उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितना है, क्या वो एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है। जनरली एक कमोडिटी जो बिजनेस है उसमें आपको देखना होता है। तो ये जो सारे अलग अलग फैक्टर्स है वो आपको कोई भी बिजनेस बाय करने के पहले देखना चाहिए। और जनरली मैं प्रीफर करता हूं कि असेट लाइट बिजनेस चाहिए, क्योंकि जब भी इकोनॉमी में कोई एक्सटर्नल इंपैक्ट आता है, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, तो पहले आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आता है वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस पे आ जाता है, यानी जिसमें बहुत ज्यादा जो कैपेक्स है उसकी जरूरत है, या बहुत ज्यादा वो बिजनेस में डेट है। आप टाटा स्टील का एग्जांपल देखोगे तो टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो जनरली 250 टू 700 750 यही रेंज में घूमता रहता है। ये जो है वो एक सिक्लिकल स्टॉक है, और आपको ऐसे जो स्टॉक्स है उनको अवॉइड करना चाहिए। आपको फर्स्ट ये देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल कितना है, यानी जो नया कैपिटल वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके ऊपर उनको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जनरली एक आप देखोगे तो ROCE जो भी स्टॉक का मिनिमम 15 टू 20% का है, वो आप देखोगे तो वो एक मीडियम कैटेगरी का स्टॉक है। जिसका 30 टू 40% से ज्यादा है वो एक काफी हाई क्वालिटी का स्टॉक है। और आगे जाके जो कैपिटल उनको आने वाला है, यानी जो इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं अपने बिजनेस में, उसके ऊपर उनको क्या रिटर्न्स मिलते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि कोई एक बिजनेस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, और ये जो बिजनेस है वो एक हाई रेट से ग्रो हो रहा है, तो एक फर्स्ट रेड फ्लैग हो सकता है ये जो ग्रोथ है वो डेट से आ रही है। तो सपोज आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल 10% से नीचे है, यानी 7 टू 8% का है, तो जो भी ग्रोथ आ रही है वो जनरली डेट से आती है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म करता है, पर जब भी जो बिजनेस डायनामिक्स है वो चेंज हो जाते हैं, यानी इकोनॉमी में चेंजेस आ जाते हैं, तो फर्स्ट जो बिजनेस सफर होता है वो आप देखो तो ऐसे टाइप के बिजनेसेस जो है वो सफर होता है। 2008 में आप देखोगे तो जब भी इंफ्रा का जो बूम है वो आया था और बाद में काफी एक बड़ा क्रैश हो गया, तभी यूनिटेक ये जो कंपनी है वो लगभग 2 या 3 इयर्स में लगभग 400 टाइम्स हो गई थी। और 400 टाइम्स होने के बाद ये जो कंपनी आप फिलहाल में देखोगे तो ऑलमोस्ट ये क्रैश होके, जिसने भी ये कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो काफी एक बड़ा जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन है वो उनको हुआ है। तो ऐसे जो कंपनीज है वो आपको अवॉइड करनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी इंपॉर्टेंट है, और जनरली आप ऐसे ही कंपनीज में इन्वेस्ट करो कि जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिनिमम 15 टू 18% के आसपास है। जितना वो ज्यादा बेटर होगा वो उतना ही अच्छा है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें भी आप देखो तो जनरली 2 टाइप के बिजनेस आ जाते हैं। एक हो गया बहुत ही हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बिजनेस, और जिसमें जो ग्रोथ है, प्रॉफिट की ग्रोथ, वो एक मॉडरेट ग्रोथ है या वो एक लो ग्रोथ है। इसमें आप एग्जांपल देखोगे तो HUL हो गया, या इसके अलावा कोलगेट का स्टॉक हो गया, तो जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है पर जो ग्रोथ है वो काफी कम है। और जो दूसरे टाइप का बिजनेस है उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है। तो एक्चुअल जो आपको मल्टी बैगर मिलेगा वो आपको यहां से मिलेगा, जिसमें हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और हाई ग्रोथ है। और सपोज ये जो स्टॉक है वो आप काफी पहले पिक करते हो, यानी जो बाकी इन्वेस्टर्स है या जो बाकी म्यूचुअल फंड्स है इसके पहले आप इसको आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको एक मल्टी बैगिंग रिटर्न्स यहां से मिल सकते हैं। यानी जो स्टॉक है वो 5, 10, 15 टाइम्स या 100 टाइम्स भी हो सकता है। पर ये फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है, आपको काफी डिटेल में इसका रिसर्च करना पड़ेगा, ग्राउंड सर्वे करना पड़ेगा। और यही सारा जो सर्वे है वो मेरे और मेरी जो टीम है वो हम सब मिलके करते हैं, और हम ये ट्राई करते हैं कि हमें एक अच्छे क्वालिटी का जो बिजनेस है वो एक फेयर वैल्यूएशंस में मिलना चाहिए। रिसेंटली ट्विटर पर मेरा एक जो क्लाइंट है उनके मैंने लास्ट ईयर के रिटर्न जो है वो अपडेट किए थे, तो उनको लगभग 17.3% के रिटर्न्स मिले हैं। और ये बाकी आप PMS के कंपैरिजन में देखोगे तो ये जो रिटर्न्स है वो काफी बेटर है। तो ये जो रिटर्न्स है उसके पीछे का रीजन यही है कि मैं मोस्टली ट्राई करता हूं कि जो हाई क्वालिटी का बिजनेस है वो मैं परचेस करूं एक फेयर प्राइस पे। यदि मुझे वो काफी चीप मिलता है तो एक मेरे लिए एडेड एडवांटेज या एडेड बोनस हो जाता है। तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा आपको और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जनरली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स है उसको निग्लेक्ट करते हैं, जो लॉन्जिविटी का है। तो लॉन्जिविटी इसका मतलब आपको ये जो ग्रोथ जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो कितने सालों के लिए मिलेगी, और आप ये जो स्टॉक है उसको कितने समय के लिए होल्ड करते हो। जितना आप उसको ज्यादा होल्ड करोगे एक अच्छे बिजनेस को, उतना ही वो जो बिजनेस है वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स देगा। और एक्चुअल जो मल्टी बैगिंग होता है या जो कंपाउंडिंग होता है वो इनिशियल कुछ ईयर्स के बाद में होता है। इनिशियली तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे,
क्योंकि जो बेस होता है वो काफी छोटा होता है। पर जब भी आपके इनिशियल जो 4 या 5 साल है वो निकल जाते हैं तो बाद में आपको कंपाउंडिंग का फुल इफेक्ट है या फुल जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में अच्छे क्वालिटी के बिजनेस को होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग है मेरे इन्वेस्टिंग करियर का। यदि आप सिर्फ पहले प्राइस से शुरू करेंगे तो आपको आगे जाके कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जो सारे अलग अलग पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, हमने मैनेजमेंट के क्वालिटी के बारे में देखा, बिजनेस के क्वालिटी के बारे में देखा, लॉन्जेविटी के बारे में डिस्कस किया, बाद में पेशेंस और प्राइस के बारे में डिस्कस किया। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वैसे आपका जो इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क है वो आपका डेवलप होते जाएगा। आप इसमें काफी एडिशनल जो चीजें वो ऐड करते जाओगे और बाद में आपका जो बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग है वो काफी बेटर हो जाएगा। तो यदि आपका भी कोई सजेशन होगा, आप इसमें और कुछ एक्स्ट्रा जो पैरामीटर्स है वो ऐड करना चाहोगे तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो ताकि मल्टीबैगर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो चीजें मैंने बताई है जिससे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा।